नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 28 जून 2017। 28 जून 2017 बुधवार। जीएसटी को लागू होने में बस अब 2-3 दिन है और ये वीडियो जीएसटी के ऊपर है कि जीएसटी में 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बहुत सारे टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है लेकिन वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, इसलिए उसमें फोकस नहीं करना। जैसे 37 रिटर्न फाइल करना, कैलकुलेशंस इसमें एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम तो है और उससे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से कम है, उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। अधिकतर इसमें से बंद हो जाएंगे। लेकिन चूँकि 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है और वो फंडामेंटल प्रॉब्लम कितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सुधारे दूर नहीं हो सकता। एक तो जीएसटी है वो रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव मतलब जिसकी इनकम कम है उस पर ये एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम ज़्यादा पैसा उससे ले लेगा। और दूसरा रिग्रेसिव विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, रिग्रेसिव विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ, कि जिसके पास वेल्थ कम है उस पर भी एज अ परसेंटेज ऑफ हिज वेल्थ रिग्रेसिव टैक्स उससे ज़्यादा पैसा लेता है। जीएसटी, सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्स रिग्रेसिव है। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स है वो रिग्रेसिव नहीं है। रिग्रेसिव से जो लोअर क्लास है उसकी परचेसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और फिर मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा कि उससे आगे क्या प्रॉब्लम होती है। दूसरा जीएसटी का प्रॉब्लम है मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम। तो मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम पे एक वीडियो है, ये आप नोट कर लीजिए, tinyurl.com, tinyurl.com/गोदरेज लैंड पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आएगा, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। RRPWT tinyurl.com RRPWT टाइप करेंगे तो मेरा वेल्थ टैक्स के ऊपर वीडियो आएगा, कुछ 1.5-2 साल पुराना वीडियो है। RRPW2 ये मेरा फेसबुक आर्टिकल है वेल्थ टैक्स के ऊपर। RRP वीडियो आप टाइप करेंगे तो हमारे सारे राइट टू रिकॉल ग्रुप के कुछ 40, 50, 60 वीडियो है अलग अलग टॉपिक पे, बांग्लादेशी से लेके राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, EVM, बहुत सारे टॉपिक्स पे सारे आपको मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक के हिसाब से। और ये वीडियो है RRP GST 1, ये मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है और दूसरा प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन करता है, उसको मैं अभी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम की वजह से छोटे बिजनेसमैन है वो ख़त्म हो जाएंगे। मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैंने दिया है, स्टैश। तो अब इसके बाद आता है कि तो पहला प्रॉब्लम मैंने बताया जीएसटी में है, रिग्रेसिव है। दूसरा मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम जिस पे ये वीडियो है वो है DTSTP, डबल टैक्सेशन ऑन स्मॉल ट्रेडर। जीएसटी में कहता है 1 नेशन 1 टैक्स, कि सिंगल टैक्स होगा, कि जो इनपुट है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्मॉल ट्रेडर जो है उसको इनपुट टैक्स से वो वापस नहीं मिलता, तो इफेक्टिवली उसके ऊपर नहीं, उसके कस्टमर के ऊपर डबल टैक्स पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्मॉल ट्रेडर के ऊपर डबल टैक्स नहीं पड़ रहा, स्मॉल ट्रेडर के जो कस्टमर है उसके ऊपर डबल टैक्स पड़ सकता है। तो भाई उसमें नुकसान क्या है? और यहीं पे तो सारे ट्रेडर फंस गए और मर गए। अधिकतर ट्रेडर ये सोचते रहे कि भाई मेरे पे तो 1% ही एक्स्ट्रा टैक्स आएगा, मेरा टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, मुझ पे कहाँ जीएसटी अप्लाई होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके कस्टमर के ऊपर डबल टैक्स आएगा, कस्टमर के ऊपर डबल टैक्स आएगा, इसलिए कस्टमर उनको छोड़ के जो रेगुलर जीएसटी वाले हैं उसमें चले जाएंगे। और इस तरह से जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनका टर्नओवर, उनका कस्टमर बेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएंगे, उनके एम्प्लॉय भी बेरोजगार हो जाएंगे और उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब तो ये 3 प्रॉब्लम जो है वो जीएसटी के फंडामेंटल प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल नहीं है। रिग्रेसिव टैक्स, मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम, DTSTP, डबल टैक्सेशन ऑन स्मॉल ट्रेडर प्रॉब्लम। और इन 3 प्रॉब्लम से ऐड होके क्या होता है कि जिस देश में जीएसटी नहीं है, जैसे अमेरिका में जीएसटी नहीं है, वहाँ से स्टेट सेल्स टैक्स है पर जीएसटी नहीं है, तो जहाँ पे जीएसटी नहीं है वहाँ पे लोअर क्लास और छोटे बिजनेसमैन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इंडिया। ये एक फैक्टर है, और भी फैक्टर है जैसे राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, ये भी छोटे लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं या छोटे लोगों की इनएफिशिएंसी को कम करते हैं। तो
जीएसटी एक और फैक्टर आ जाएगा एक्साइज मतलब इसमें कि जिसकी वजह से जो छोटे बिजनेसमैन हैं भारत के, उनकी एफिशिएंसी अमेरिका के छोटे बिजनेसमैन के मुकाबले कम रहेगी और उसकी वजह से अमेरिका की ओवरऑल इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा रहेगा, वेपन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा रहेगा, वो कंट्री का यूएस का डोमिनेशन इंडिया पे बढ़ता जाएगा। तो ये जो जीएसटी की चौथी प्रॉब्लम है वो पहली 3 प्रॉब्लम का समेशन है, फाइनल इफेक्ट है कि भाई ये 3 प्रॉब्लम की असर क्या होगी वो। तो पहले तो ये सारा जीएसटी एक्साइज शुरुआत कहाँ से हुआ, तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप tinyurl.com गोदरेज लैंड टाइप कीजिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से मैंने लिया है कि गोदरेज के पास बॉम्बे में 3400 एकड़ जमीन है। ये एफी दिनशा ट्रस्ट है कोई, उसके पास 680 एकड़ जमीन है, ये सब एकड़ में है। तो गोदरेज के पास जमीन मीटर में कितनी हुई, 3401 एकड़ यानी 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर मीटर, यानी 10 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा। आप स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहते हो। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कैलकुलेटर साथ में रखिए, कागज पेंसिल और कैलकुलेटर। आपको यदि सचमुच देश के पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझने हैं और यदि आप सोचते हैं कि बिना कैलकुलेटर हो सकता है तो या तो सुपर जीनियस है या तो मिसगाइडेड है। आप किसी भी कांग्रेस बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता पे जाओगे तो वो आपको कैलकुलेटर हाथ में लेने को नहीं कहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी हो सके कागज पेंसिल बॉल पेन और कैलकुलेटर हाथ में लीजिए ताकि आप गिनती कर सके। 1 एकड़ होता है 4000 मीटर, ये आप रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मैं कहूंगा कि 8 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नंबर है कि 1 एकड़ बराबर 4000 मीटर, तो 3400 एकड़ बराबर 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर मीटर यानी, और 1 स्क्वायर मीटर यानी 10 स्क्वायर फीट। इससे को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा करीब 10 करोड़ 13 करोड़ स्क्वायर फीट जितना। अब 1 स्क्वायर मीटर का दाम बॉम्बे में 2 लाख रुपया, ये एकदम फ्लोर प्राइस हुआ, फेंक देने का प्राइस हुआ। मतलब 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा होगा, खास करके यदि इतना बड़ा प्लॉट है तो कोई आदमी पूरी टाउनशिप बना सकता है जिसमें फ्लैट होंगे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा, मॉल होगी, थिएटर होंगे, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, सब कुछ होगा। तो हेलीपैड भी बना सकते हैं वहाँ पे छोटा मोटा। तो ऐसे इतने बड़े प्लॉट का दाम तो 4-5-6 लाख रुपया स्क्वायर मीटर के पे जाएगा, लेकिन यदि 2 लाख स्क्वायर मीटर भी मान ले तो ये 1 करोड़ 36 लाख हुआ, करीब करीब 2,32,000 करोड़। प्लीज़ ये अंडरस्टैंड कीजिए, ये 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ 72 करोड़ नहीं है, 2,72,000 करोड़। इसको आप फ्लैट में कन्वर्ट करने जाओगे तो ये 10 लाख से ज़्यादा 2 BHK फ्लैट यहाँ पे बन सकते हैं इस एरिया में। और ये 5-7 लोग हैं, इनकी लैंड का टोटल किया जाए तो है 6400 एकड़। आप ये सारे नंबर है टाइम्स ऑफ इंडिया से लिए मैंने, यानी 25 स्क्वायर किलोमीटर। और पूरे बॉम्बे का हैबिटेबल एरिया कितना है, 140 स्क्वायर किलोमीटर। तो 140 स्क्वायर किलोमीटर पूरे बॉम्बे का फ्लैट, कॉमर्शियल सेंटर सब कुछ आ गया, सड़क नहीं आई, ये हैबिटेबल एरिया हुआ। और उसमें से 25 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है, यानी करीब करीब 1/6 या 1/7 मान लो, थोड़ा बहुत एरिया इनको सड़क बनाने में वगैरह में जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि लैंड ओनरशिप, अर्बन लैंड ओनरशिप कितनी कंसंट्रेटेड है। अब गोदरेज भाई के पास जितनी ज़मीन है उससे 10 गुनी टाटा के पास बॉम्बे में नहीं है। अधिकतर लैंड टाटा ने बॉम्बे में बेच दी, उनके पास बॉम्बे में आ रहा है। और ये गोदरेज के पास लैंड अकेले बॉम्बे में है, उसके बाद थाने और दूसरे राज्य जो है गुजरात वगैरह वो ऐड करते जाओ तो ऐड करते जाओ। अब इस पे एक तो अब क्वेश्चन आता है, और मिशनरी के पास गोदरेज से भी 10 गुनी, अरे इन सबको मिला दो प्लस टाटा को ऐड करो तो उनसे 10 गुनी ज़्यादा लैंड मिशनरियों के पास है। तो अब इश्यू ये है कि ये पूरा वीडियो जीएसटी के ऊपर है, तो मैं लैंड के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि इस लैंड पे यदि 1% 2% भी वेल्थ टैक्स होता तो वेल्थ टैक्स आता 2700 करोड़।
और ये अकेले एक गोदरेज की बात कर रहा हूं 3000 एकड़, इन सबका जोड़ कर लो तो वेल्थ टैक्स हो जाएगा कुछ 6000 करोड़ के आसपास, और पूरे इंडिया का ऐड कर दो इस तरह से। तो यदि 1950 में वेल्थ टैक्स डाला होता 1950-51 में, तो एक्साइज है, सेल्स टैक्स है, वैट है, सीएसटी है और ये जो जीएसटी आ रहा है, उनमें से किसी भी टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्ट्रीमलाइन इनकम टैक्स, स्ट्रीमलाइन यानी फालतू के एग्जाम्पशन, करप्ट एग्जाम्पशन, फालतू के एग्जाम्पशन नहीं, वो बंद किए जाए। जैसे मॉरिशस ट्रीटी है कि मॉरिशस की बैंक भारत में पैसा कमाती है तो उस पर इनकम टैक्स कितना लगता है, सिर्फ 7.5%, 0% या 7.5%। जबकि भारत का कोई भी नागरिक पैसा कमाता है कंपनी के थ्रू, तो उस पर इफेक्टिव इनकम टैक्स कितना लगता है, 40% तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कंपनी इनकम टैक्स लगेगा कुछ 35% के आसपास, और फिर थोड़ा बहुत पैसा तो अपने घर ले जाएगा डिविडेंड के स्वरूप में, तब वहां पे डिविडेंड टैक्स लगेगा, सब मिला के इफेक्टिव टैक्स उसको पड़ता है 40%। फिर SEZ का एग्जाम्पशन, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पशन है इनकम टैक्स के, वो एग्जाम्पशन खत्म कर दिए होते और 1-2% का वेल्थ टैक्स डाला होता, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है RRPWT में। तो ये किसी भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैट, CST और ये GST, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो पूरा GST क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता है सारी पार्टियों के, उनके इन लोगों के साथ बड़े पैमाने पे डेंस साठगांठ है, इनकी साठगांठ है, इसलिए वो इन पे वेल्थ टैक्स नहीं डालना चाहते इनकी लैंड पे, और इसलिए सारा एक्साइज GST ये झमेला आ रहा है। अब GST से छोटे बिजनेसमैन कैसे खत्म होंगे, तो मैंने एक मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया है, वो RRP GST 1 में। मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम क्या कहता है कि यदि मान लो मैंने आपको 10,000 रुपए की कोई वस्तु बेची जिसपे GST है 2,000, तो मैं आपसे 12,000 का चेक लूंगा या 12,000 कैश लूंगा और आपको मैं बिल देता हूं जिसमें मैंने लिखा है 10,000 वस्तु की कीमत और 2,000 GST। आपने डिसाइड किया कि वो वस्तु आपको 10,500 में बेचनी है, तो आप अपने कस्टमर से 2,100 रुपया GST लोगे और बाद में 100 रुपया सरकार में जमा करना है, क्योंकि 2,000 GST आपने मुझे चुका दिया। और यदि वो 2,000 GST मैंने गवर्नमेंट में चुकाए बिना मैं भाग गया, गायब हो गया, मर गया, कुछ भी हुआ, तो सरकार इफेक्टिवली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपको वो 2,000 का इनपुट क्रेडिट नहीं देगी, यानी वो 2,000 आपको दोबारा भरना पड़ेगा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अब आप यदि फाइनल कंज्यूमर हो तो आप पे अप्लाई नहीं होगा, आप यदि छोटे ट्रेडर हो 20 लाख से कम तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 20 लाख का ट्रेडर है वो दूसरे प्रॉब्लम की वजह से मारा जाएगा। लेकिन यदि आप बीच के रेगुलर वैट वाले GST वाले हो तो उस पर ये मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम आपको होगा, इफेक्टिवली आपको 2,000 दोबारा भरना पड़ेगा। तो इससे आप तो बोल सकते हो कि भाई मैं अच्छे आदमियों से ही डील करूंगा और बच जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। मान लो 100 ये बड़े व्यापारी इस तरह की धांधली करेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने सारा संपत्ति बेच के रातों रात गायब नहीं हो सकते, और उनको धांधली करनी हो तो उनके पास अच्छे ऑप्शन है कि बैंक से पैसा लो और वापस मत करो। जो विजय माल्या है 9,000 करोड़, वो तो बहुत छोटा आदमी है, बहुत ही छोटा आदमी है। 1 लाख करोड़ वाले 2 आदमी हैं भारत में, और 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ के बीच में 6 और है। विजय माल्या का नंबर टॉप 30 में भी नहीं आता। तो एक ये तरीका है। दूसरा, सरकार उनको थोक के भाव लैंड मुफ्त में देती है। जैसे ये सारी लैंड है वो अंग्रेजों ने दी थी। अंग्रेजों ने क्यों दी थी? क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों की बहुत सेवा की थी। मतलब इन लोगों का जो खबरियों का नेटवर्क था वो अंग्रेज की पुलिस के खबरियों के नेटवर्क से ज़्यादा बड़ा खबरी का नेटवर्क था। खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो उनको सरकार एकदम मुफ्त के दाम पे लैंड देती है भ्रष्टाचार की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करते हैं। और इसलिए बैंक से पैसा लेना, वापस न देना और सस्ते में जमीन मिलनी, उससे उनको इतना फायदा हो जाता है कि वो मिसिंग ट्रेडर फ्रॉड करने नहीं वाले। अब छोटे व्यापारी है, उसमें मिसिंग ट्रेडर फ्रॉड या आदमी मर जाए और वो भर ना पाए, पूरा अकाउंटिंग उसका तितर बितर हो जाए, वो भी एक प्रॉब्लम जेन्युइन रीजन से भी हो सकता है। तो होगा क्या कि मैंने मान लो मैं 100 छोटे व्यापारी है, उनमें से मैं एक हूं, और मैंने अहमदाबाद में
200-500 लोगों को इस तरह से चूना लगाया, उनको टोपी पहनाई कि मैंने उनको माल दिया 5-10% डिस्काउंट में, वो खुश हो गया और उन्होंने मुझे 20% वैट जो दिया, जीएसटी तो दिया, वो मैंने भरा नहीं। तो दूसरे दिन वो लोग सारे छोटे व्यापारियों पे विश्वास करना बंद कर देंगे और इस तरह से जो छोटे व्यापारी है उनके सारे कस्टमर एक के बाद एक बड़े व्यापारी की तरफ मुड़ जाएंगे और मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम उन्हें खत्म कर देगा। अब ये डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम स्टडी करते हैं जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो इसमें हम एक ट्रांजैक्शन चेन देखते हैं जिसमें ओएम यानी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, हम यहाँ पे उसको ओरिजिनल मान से, हो सकता है वो कहीं से माल लाया हो, इंपोर्ट किया हो, पर फॉर आवर पर्पस वी टेक हिम एज ओरिजिनल। ओरिजिनल से लार्ज को जाता है, लार्ज से सी को जाता है, सी से फाइनल को जाता है और फाइनल कहता है भाई मैं तो चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, यानी मुझे जीएसटी क्रेडिट कितनी मिल रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्रेडिट काउंट कर लो तो भी आप देखोगे कि उस पर डबल मार पड़ रही है। केस बी, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से स्मॉल ट्रेडर खरीदता है, स्मॉल ट्रेडर यानी कंपोजिट या अनरजिस्टर्ड, दो में से कोई भी, और वो सी को बेचता है और सी फाइनल को बेचता है। तो इसमें जीएसटी कितनी आएगी ये सब मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो हम पहली चेन देखते हैं, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर टू लार्ज टू सी टू फाइनल। तो जब पहला ट्रांजैक्शन होगा ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर टू लार्ज, तो हम दोनों केस में वस्तु की कीमत लेंगे 9,800 दोनों केस में, और एक सिंपल एजम्पशन लेके चलते हैं कि हर एक ट्रेडर एग्जैक्टली 200 रुपया प्रॉफिट ऐड कर रहा है। एग्जैक्टली आप प्रॉफिट का आंकड़ा कुछ भी कर दो, 100 कर दो, 50 कर दो, 500 कर दो, ये आर्ग्यूमेंट वही रहेगी। और जीएसटी 18% के बजाय मैं 20% ले रहा हूं थोड़ा राउंडिंग ऑफ करने के लिए। आप 20% लो या 15% लो या 25% लो, उससे भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओरिजिनल जो है उसको इनपुट क्रेडिट, अब जीएसटी में कहीं भी आप जाओ तो ये मत देखो चीज का दाम क्या है, जब चीज का कॉस्ट है तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, प्राइस और जीएसटी इनपुट क्रेडिट, और जो सेलिंग प्राइस है तो उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, प्राइस प्लस जीएसटी। तो वो ओरिजिनल है इसलिए हम उसका जीएसटी 0 ले रहे हैं, इनपुट क्रेडिट। अब प्रॉफिट उसने लगाया 200, यानी वो माल बेचेगा 10,000 में, जीएसटी 20% लगेगा तो 2,000 जीएसटी हुआ, यानी 12,000 में उसने माल लार्ज को बेचा। तो 12,000 कहना एक्चुअली गलत है, हमें यही कहना चाहिए 10,000 प्लस 2,000, और वो जीएसटी चुकाएगा 2,000 रुपया सरकार को। अब लार्ज ने वही माल सी को बेचा, उसने भी 200 रुपया प्रॉफिट लिया और 20% जीएसटी है, तो वो जीएसटी लेगा सी से 2,040, और उसने सी को माल बेचा 12,240। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कागज बॉल पेन ले और कैलकुलेटर भी ले। तो वो जीएसटी भरेगा सिर्फ 40, 2,040 क्यों नहीं, क्योंकि 2,040 में से 2,000 जो उसने जीएसटी भरा था वो उसका इनपुट क्रेडिट हो गया, वो इनपुट क्रेडिट हो गया, इसलिए 2,040 में से ये 2,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसने 40 भरा। अब सी ने फाइनल कस्टमर को बेचा तो सी ने देखा कि भाई मेरी कॉस्ट थी 10,200 और मैंने जीएसटी भरा था 2,040, तो 200 रुपया प्रॉफिट लगाना है, वो उसको अपनी कॉस्ट पे लगाना है, तो वो फाइनल का बिल बनाएगा कि 10,400 में मैं तो आपको माल बेच रहा हूँ, 20% जीएसटी यानी 2,080 जीएसटी लूंगा, तो सी को माल पड़ा 12,480 में, और सरकार को कितना जीएसटी गया 2,040 यानी 2,080 जीएसटी, इसको 40। तो फाइनल कॉस्ट टू एंड कंज्यूमर, क्योंकि उसमें जीएसटी आ गई, क्योंकि वो आगे बेचने नहीं वाला, वो उसको कंज्यूम करने वाला, वो हो गया 12,480 और सरकार को जीएसटी मिला 2,080। अब मान लो बीच में कहीं स्मॉल ट्रेडर आ जाता है, किसी ने गलती से या जानबूझ के उसने स्मॉल ट्रेडर से खरीदा, तो क्या होगा, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर टू स्मॉल, तो 9,800 कॉस्ट है, 200 उसका प्रॉफिट, उसने 10,000 में बेचा, 20% जीएसटी यानी 2,000, तो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया 12,000। तो अब सी क्या कहेगा, उसकी कॉस्ट 12,000 हो गई। देखो यहाँ पे लार्ज की कॉस्ट 10,000 है, इनपुट क्रेडिट 2,000 है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल ट्रेडर है उसकी कॉस्ट 12,000 हो गई, इनपुट क्रेडिट 0 हो गई, क्योंकि स्मॉल ट्रेडर कंपोजिट हो या 20 लाख से कम वाला अनरजिस्टर्ड स्मॉल हो, वो उन्होंने जितना जीएसटी भरा है वो उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती, ये जीएसटी का कानून है। अब उसने 200 रुपया प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट उतना ही लिया जितना लार्ज ले रहा था,
तो उसकी कॉस्ट हो गई 12,200। अब उस पे जीएसटी लगेगा 0%, 1%, 2.5%। अब मेरा पॉइंट क्या है कि हम उस 1%, 2.5% को भूल भी जाए 1% को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 0% रखा है। तो जीएसटी हम 0 मान ले तो उसने कहा वो सी को बेचेगा 12,200 में। अब यहाँ पे शुरू होता है कि सी कहेगा कि उसकी कॉस्ट है 12,200, उसने 200 रुपया प्रॉफिट लिया, उसकी सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी, सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी, जीएसटी जैसे ही आ गया तो आपको हमेशा सेलिंग प्राइस वर्ड अब भूल जाना है। अब सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी या तो सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी है वो 12,400, उसमें 20% जीएसटी यानी 2,480। तो सेलिंग प्राइस हो गई फाइनल की 14,880 और सरकार को जीएसटी जाएगा अब 2,480। तो यहां पे फाइनल सेलिंग प्राइस हो गई 14,880 और यहां पे कितनी थी 12,480। यानी जैसे ही एक स्मॉल ट्रेडर बीच में आ गया तो इफेक्टिव जीएसटी प्रैक्टिकली डबल हो गया। यहां पे 2,080 थी, 2,080 जीएसटी था, यहां पे नेट जीएसटी 4,480 हो गया। इसका मतलब यदि एक छोटा ट्रेडर भी सप्लाई चेन में आता है तो फाइनल कंज्यूमर की कॉस्ट जो है उसमें टैक्स का कंपोनेंट सीधा डबल हो जाता है। यानी यदि जीएसटी 20% है तो कॉस्ट सीधी 20% बढ़ जाएगी। यहां पे कॉस्ट थी 12,480, उसमें आप 20% ऐड कर दो तो करीब करीब 14,880 आ जाएगा। 2-3%, 1-2% इधर उधर। तो ये डबल टैक्सेशन ऑन स्मॉल ट्रेडर प्रॉब्लम में बोल रहा हूं, पर इसको नाम वैसे सही में समझना हो तो आपको डबल टैक्सेशन ऑन कंज्यूमर ऑफ स्मॉल ट्रेडर प्रॉब्लम। यानी जो स्मॉल ट्रेडर के कंज्यूमर है जीएसटी के कानून में उनके ऊपर डबल टैक्स आता है और ये ज्यादा भी आ सकता है। मान लो कोई ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, आप ये एग्जांपल करके देखना, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर टू ए टू बी टू सी टू डी टू ई और सब लार्ज है, तो इसमें आप प्राइस क्या निकालना और फिर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर टू स्मॉल 1 टू बी टू स्मॉल 2 टू डी टू ई। तो यदि जीएसटी का रेट आप 20% लेके चल रहे हो तो यहां पे 2 स्मॉल बीच में आ गए तो फाइनल टैक्स, फाइनल प्राइस में टैक्स है यहां पे करीब करीब 20% आएगा, यहां पे सीधा 40 नहीं 60% हो जाएगा। और यदि ये 2 स्मॉल कॉन्जिक्यूटिव है तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो 40% टैक्स आएगा, मतलब पर नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गए, मतलब स्मॉल के बीच में वापस फिर एक लार्ज रेगुलर जीएसटी वाला है तो इफेक्टिव टैक्सेशन है वो 20% के बजाय 60% हो जाएगा। तो माल का जो फाइनल कॉस्ट है वो 40% इंक्रीज हो जाएगा। और जीएसटी यदि 10% है तो माल का कॉस्ट 10% इंक्रीज हो जाएगा। वापस हम इस एग्जांपल में आए, जीएसटी यदि 38% है, 28% यानी 38%, 28% को हम 30% मान के चले तो यहां पे माल की कीमत 30% बढ़ जाती। तो इससे एक तरह से कहो कि भाई स्मॉल ट्रेडर को क्या नुकसान है, नुकसान तो उसको कस्टमर के हुआ, पर ऐसा नहीं होता। अब होगा क्या, फाइनल कहेगा कि भाई मैं आपसे माल नहीं खरीदना चाहता, मैं किसी और सी से खरीदूंगा। तो आज नहीं तो कल सी क्या बोलेगा स्मॉल को कि भाई या तो तू रेगुलर जीएसटी स्ट्रक्चर में आ जिसमें 1% नहीं है, जिसमें 18% जीएसटी है और इनपुट क्रेडिट लेना है, ठीक है, 18% 20% जीएसटी भरना है और इनपुट क्रेडिट लेना है, तो वहां वो मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम की वजह से हलाल हो जाएगा। मतलब ये स्मॉल है, उसने कहा कि नहीं भाई मुझे रेगुलर जीएसटी स्ट्रक्चर में नहीं जाना, रेगुलर जीएसटी स्ट्रक्चर यानी 20% टैक्स भरो और जितना टैक्स भरा है वो तुम इनपुट क्रेडिट क्लेम करो। तो वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे स्मॉल ही रहना है, 1% वाले में या 0% वाले स्ट्रक्चर में लेना है, तो सी उसको अपनी सप्लाई चेन से बाहर कर देगा, क्योंकि भाई तेरी वजह से मेरा जो फाइनल कस्टमर है
उसकी कॉस्ट है वो 20% बढ़ रही है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो मेरी दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे चले जाएगा, तो या तो तू चेंज कर या तो मैं तुझे स्मॉल को हटा के लार्ज रख लूँगा। और यदि स्मॉल लार्ज बनने की कोशिश करता है, 18% वाले स्ट्रक्चर में आने की कोशिश करता है, तो मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम और ये जो सारे अकाउंटिंग प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देंगे। तो आइदर वे, दिस वे और दैट वे, स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर सब, और स्मॉल कौन, जिनका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है उनको तो दूसरे ही दिन मार पड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो 75 लाख से नीचे हैं उनको भी किसी तरह से वो 18% स्ट्रक्चर में चले गए, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम की वजह से उनके कस्टमर कम होते जाएंगे दिन ब दिन। मतलब यहाँ पे स्मॉल को एक तरह से देखो, सरकार क्या कर रही है, उनको टॉर्चर नहीं कर रही, लेकिन सरकार ने कानून ऐसा बनाया है कि उनके कस्टमर है, उन पे कॉस्ट बर्डन बढ़ रहा है, वो कस्टमर जो स्मॉल का कस्टमर था वो खिसक के लार्ज में चला जाएगा। मतलब उनको गला दबा के नहीं मार रहे, पर उनका ऑक्सीजन है वो छीन रहे हैं। और ये जीएसटी के कानून, और जीएसटी आया क्यों, वेल्थ टैक्स नहीं लेना था, इसलिए वेल्थ टैक्स नहीं लेना था कि जिनके पास 2 लाख करोड़ की जमीन है, 5 लाख करोड़ की जमीन है, उन पे 5 रुपया भी टैक्स नहीं आना चाहिए। ये बड़े नेताओं की ख्वाहिश थी या उनकी इच्छा थी, और उसके लिए एक्साइज डाला, फिर सेल्स टैक्स आया, फिर सीएसटी आया, उसकी वजह से सारे मैन्युफैक्चरर की नींद हराम हो गई, सरकार को भी टैक्स बड़े पैमाने पे चोरी होती थी, और इसलिए फिर जीएसटी आया। इसलिए हमेशा आप देखो जो जीएसटी के समर्थक है वो क्या करेंगे, वो जीएसटी को कंपेयर करेंगे एक्साइज के साथ, वैट के साथ, सीएसटी के साथ, सर्विस टैक्स के साथ। भाई आप जीएसटी को वेल्थ टैक्स के साथ कंपेयर करो ना, वेल्थ टैक्स से क्यों कंपेयर नहीं करते? हमेशा जब वो बोलते हैं कि भाई जीएसटी की वजह से ट्रेडर मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, जिसका 100-200 करोड़ का प्रॉब्लम है या 5 करोड़ का भी टर्नओवर है, उसकी प्रॉब्लम पहले दिन कम हो जाएगी, ये फैक्ट है। पहले दिन उनकी, क्योंकि अब वो इंटरस्टेट में चेक पोस्ट निकल गए, सी फॉर्म भरने थे वो निकल गए, वो सारा है। लेकिन जैसे जैसे उनके कस्टमर कम होके बड़े के पास जाएंगे, उनके प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, और वो सारा प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वेल्थ टैक्स नहीं लेना। अब बड़े में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? विदेशी कंपनियों को, क्योंकि भारत की कंपनियां हैं, उनके ऊपर इतना डेट हो चुका है, इतना एनपीए हो चुका है। जैसे आप पढ़ते हैं अक्सर कि भाई 10 लाख करोड़ का एनपीए, एक्चुअल आंकड़ा तो 15-20 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है एनपीए का। किसानों का जो एनपीए वो तो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का है, वो तो 1/10 भी नहीं है। जो टोटल इंडस्ट्री का एनपीए है वो तो अभी 15-20 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है कब का। और इसलिए उनके पास दूसरा, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास ओरिजिनल इनोवेशन नहीं है। तो जो विदेशी कंपनियां हैं उनके पास सब कुछ है, उनके पास है, उनके पास ओरिजिनल इनोवेशन है, उनके पास सारे पेटेंट है, उनके पास पूरी मशीनरी है मास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। उनको सिर्फ मशीनरी इंडिया में लाके बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है। अब वॉलमार्ट है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गया, सीधा पोर्ट पे माल उतारा, वहाँ उसने 15-20% कस्टम ड्यूटी भरी, उसके ऊपर उसने 18% जीएसटी भरी। अब उसी का ट्रक है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट आएगा तो जीएसटी प्रैक्टिकली ज़ीरो हो गया, क्योंकि जो जीएसटी उसने पोर्ट पे भरा, सी पोर्ट पे भरा, वो उसको इनपुट क्रेडिट मिल गया। और एक ही कंपनी की 2 ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, उसको 2 अलग अलग एंटिटी रजिस्टर करानी पड़ेगी। एक गुजरात में रजिस्टर करानी पड़ेगी, मान लो बॉम्बे से माल आता है तो बॉम्बे में एक एंटिटी है, उसने गुजरात को माल सप्लाई किया तो इफेक्टिव जीएसटी। और अहमदाबाद में यदि उसने माल बेचा तो जो भी कस्टमर से जीएसटी भरा उसका डिफरेंस उसे भरना है, और उसको किसी तरह की हेडेक नहीं आएगी। और उनको जो प्रॉब्लम आएगी वो उनके पास अकाउंटेंट है, लॉ एक्सपर्ट है, वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन छोटे को, जिसका 5-10 करोड़ का टर्नओवर है, उसको कोई एक प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वकील से मिलना, सीए से मिलना, पूरा अकाउंट रिवाइज करना, तो उसके लिए इन टर्म्स एज अ परसेंटेज ऑफ इस बिजनेस वो कॉस्ट बड़ी हो गई। तो इस हिसाब से जैसे जीएसटी से फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि स्मॉल जो है उनका धंधा खत्म होता जाएगा, उनके एम्प्लॉई कम होते जाएंगे, और
उनका बिजनेस का 1% लार्ज को चला जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमी श्रिंक होगी, लेकिन जो बुक्स के ऊपर इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो स्मॉल है उनकी पूरी इकोनॉमी बुक्स पे नहीं है, आधी चीज वो बुक्स के बाहर रखते हैं। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जो स्मॉल यूनिट बंद हो जाएगा तो उसके 4-5-10 कारीगर जो भी है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उनमें से कुछ एक को लार्ज में जॉब मिलेगी, यहाँ पे 10 अनएम्प्लॉयड होंगे तो 10 में से 5-7 को वहाँ पे दूसरी जगह जॉब मिलेगी। लेकिन तो टोटल एम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन ऑन बुक एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ऑन बुक क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो लार्ज है वो सब कुछ बुक्स पे आता है। और ये भी है इससे कि जो स्मॉल और मीडियम यूनिट है जो बंद होंगे और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसमें अधिकतर होंगे 45+, और कंपनियां जिनको एम्प्लॉयमेंट देगी वो अधिकतर होंगे 20 to 30 के बीच में। तो ये भी है कि जो 45+ अनएम्प्लॉयड होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आते। तो इस तरह से एक आंकड़ा भी आएगा कि भाई जीएसटी की वजह से जॉब्स है वो बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि लार्ज कंपनी का कारोबार बढ़ गया तो उन्होंने ज़्यादा जॉब्स दी, पर साथ में स्मॉल का कारोबार जो कम होता जा रहा है वो सीधी तरह बुक में नहीं आएगा, पर ओवरऑल इकोनॉमी है वो श्रिंक होगी। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई कुछ छोटे लोग मर रहे हैं तो ठीक है, मरने दो, उससे मतलब ऐसे क्या कंट्री तो टूट नहीं जाएगा। ये जो सेल्फिश एटीट्यूड थी उसी से जीएसटी घुसा। हम काफ़ी बार तक समझाते थे कि भाई जीएसटी रिग्रेसिव है, लेकिन व्यापारियों ने सोचा भाई छोटा आदमी मर रहा है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम, तो 2 साल से ये वीडियो पड़ा है मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम का। tinyurl.com tinyurl.com/RRPGST1, और सबने यही सोचा कि भाई आएगा तब देखा जाएगा। अब ये तीनों प्रॉब्लम जब ऐड होंगे, रिग्रेसिव टैक्स, मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम और DTSTP, डबल टैक्सेशन ऑन स्मॉल ट्रेडर, यानी डबल टैक्सेशन ऑन कस्टमर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, तो उसकी वजह से भारत में जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस मैन्युफैक्चरर है वो खत्म होते जाएंगे। अमेरिका में टिके रहेंगे क्योंकि अमेरिका में जीएसटी नहीं है। अब इकोनॉमी में जो स्मॉल और मीडियम है उसकी एफिशिएंसी लार्ज से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंडर जो 10-50 कारीगर काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट उसके सुपरविजन में है। लार्ज में चेन आ गई, हमेशा ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी होती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो वो लार्ज होने के बावजूद भी उसकी एफिशिएंसी बनी रही। पर आप अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखोगे, इवन सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो अधिकतर लार्ज कंपनियां हैं, तो उनकी कंपेयर टू स्मॉल कंपनी एफिशिएंसी कम है। और वो अपनी एफिशिएंसी कैसे मेंटेन करते हैं, वो स्मॉल कंपनी को टेक ओवर करते रहते हैं। कि स्मॉल कंपनी है वो इनोवेशन करती है, वो मतलब कोई नया तरीका ढूंढती है। समटाइम्स इनोवेशन इज़ अ वेरी स्मॉल इनोवेशन, तो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है उस इनोवेशन का। कभी कभी बड़ा इनोवेशन करती है तो बड़ी कंपनी आके पूरी उसकी कंपनी खरीद लेती है। तो नंबर ऑफ, अब नई कंपनी भी आनी कम हो जाएगी। नई कंपनी मतलब रियल नई कंपनी। देखो, नई कंपनी में एक होती है जिसको वेंचर कैपिटल का फंडिंग होता है, वो अलग हो गया, वो तो सैटेलाइट ऑफ लार्ज कंपनी हो गई। वेंचर कैपिटलिस्ट एक लार्ज आदमी है, उसका एक स्टार्टअप है जिसमें 70% 80% फंडिंग वेंचर कैपिटल का है, तो वो तो सैटेलाइट ऑफ लार्ज कंपनी हो गया। रियल स्टार्टअप किसको कहते हैं, जिसमें कोई रिलेटिवली छोटा आदमी जिसके पास 20 करोड़ से कम पैसा है, 30 करोड़ से कम पैसा है, वो सारा का सारा अपना पैसा लगा के कंपनी शुरू कर रहा है। अपने पैसे से उसने ऑफिस खरीदी या रेंट पे ली, अपने पैसे से वो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, अपने पैसे से वो 1-2 साल तक लॉस बर्दाश्त कर रहा है। इसे कहते हैं रियल स्टार्टअप। तो रियल स्टार्टअप अमेरिका में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन इंडिया में वो कम होते जाएंगे, क्योंकि रियल स्टार्टअप में बिगिनिंग में इट विल बी ऑलवेज स्मॉल और मीडियम, और वो स्मॉल है तो इफेक्टिवली उसके बायर पे डबल टैक्स आएगा। और यदि वो जीएसटी स्ट्रक्चर में जाता है, सॉरी रेगुलर स्ट्रक्चर में जाता है 18% प्लस इनपुट क्रेडिट, तो बायर उस पर भरोसा नहीं करेगा कि भाई ये जो 100 छोटे व्यापारी है उनमें से 100 में से 97-98 भर देंगे इनपुट क्रेडिट जो जीएसटी उन्होंने वसूला वो, लेकिन 1-2 तो नहीं भरेंगे, 2-3 नहीं भरेंगे, और उस 2-3 की वजह से वो सब पे मिसट्रस्ट करेगा, सबसे बिजनेस कम कर देगा। तो
अमेरिका में स्मॉल और मीडियम है वो जल्दी ग्रो होंगे और यहाँ नहीं होंगे। और फ्रांस में जिन जिन कंट्री में जीएसटी आई वहाँ पे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की एफिशिएंसी कम हुई है, फ्रांस में आई तो फ्रांस में एफिशिएंसी कम हो गई। अब स्मॉल और मीडियम का दूसरा बेनिफिट क्या है सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, कि सबसे ज़्यादा स्किल एडिशन स्मॉल बिजनेस में होता है। कि जैसे आईटीआई से लोग पास होते हैं, आईआईटी नहीं, आईटीआई से, तो कुछ नहीं आता उनको, क्योंकि कॉलेज में कुछ सिखाते नहीं है। जो डिप्लोमा कॉलेज है वहाँ पे कील पे हथौड़ा मारना भी नहीं सिखाते, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता उन्हें, इसलिए लार्ज कंपनी उनको रखती नहीं है कि भाई हमें तो एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। स्मॉल एम्प्लॉयर है वो उसको रख लेता है कि भाई तू मेरे अंडर में काम करने वाला है, आई विल मेक श्योर, भले उसको बिगनिंग में कम सैलरी दे पर आई विल मेक श्योर कि यू वर्क प्रॉपरली, मतलब कि मैं 10,000 सैलरी देता हूँ तो 10,000 का काम मैं तुझसे निकलवाऊंगा, मैं सुपरवाइज करूंगा तेरे को। लार्ज कंपनी क्या कहेगी कि भाई तनख्वाह 20,000 देंगे, पर तभी देंगे जब 20,000 की आपकी कैपेबिलिटी है। अब जो डिप्लोमा लेके बाहर निकला है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ डिप्लोमा में उसको कोई, कॉलेज में उसको कुछ सिखाया नहीं है। तो जो स्मॉल एम्प्लॉयर है, और ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं, अमेरिका में भी जो यूनिवर्सिटी पास आउट्स है उनका वर्क एक्सपीरियंस इतना हाई नहीं होता, कंपेयर टू इंडिया बेटर होता है, पर इंडस्ट्री उनको सीधा एक्सेप्ट नहीं करती। अधिकतर लोगों को पहली नौकरी स्मॉल कंपनी में ही करनी पड़ती है। स्मॉल कंपनी में एम्प्लॉयर उनको, मतलब उनको थोड़ा हैवी हैंडेडली या तो उनको रफली ट्रीट करके भी, लेकिन जो काम निकलवाता है उससे उनमें स्किल एडिशन होती है। उनमें जो पास आउट से, उनमें फ्रेशर है, उनमें स्किल एडिशन होती है और फिर आगे जाके वो बड़ी कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करते हैं। तो सोसाइटी में मैक्सिमम जो स्किल एडिशन है, एक्चुअल रियल स्किल एडिशन, डिग्री की बात नहीं कर रहा मैं, रियल वर्क एक्सपीरियंस का एडिशन, रियल स्किल का एडिशन, वो स्मॉल बिजनेस में, मीडियम बिजनेस में ज़्यादा होता है। और वो जैसे जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो एक लेयर ऑफ स्किल आर्ट क्राफ्ट्समैन की शॉर्टेज हो जाएगी। और फ्रांस में वही हुआ। आप फ्रांस का डेमोग्राफी देखिए, वहाँ पे 12% अल्जीरियन है, अल्जीरियन और लीबियन और वो मतलब नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज। अल्जीरिया के सबसे ज़्यादा है, फिर थोड़े बहुत लीबिया के, थोड़े बहुत इजिप्ट के भी है। तो 12%, टोटल पॉपुलेशन का 12% इंपोर्टेड इमिग्रेंट है। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वहाँ जब 1955 में जीएसटी आया तो स्मॉल बिजनेस टूटने लगे, स्किल एडिशन कम करने लगा, इसलिए जितने भी उनको सेमी स्किल्ड लोग चाहिए थे, सेमी स्किल्ड यानी ईंट उठाने वाला है वो अनस्किल्ड है, लेकिन ईंट के ऊपर सीमेंट लगा के दूसरी ईंट रखने वाला वो थोड़ा सेमी स्किल्ड हो गया। तो सेमी स्किल्ड लेबर की धीरे धीरे शॉर्टेज बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने अल्जीरिया, लीबिया से लेने लगा, बुलाने लगे। और यहाँ पे भी यही होगा कि जैसे जैसे जीएसटी आगे बढ़ेगा, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म होते जाएंगे, सेमी स्किल्ड की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, और सेमी स्किल्ड में भी बड़े पैमाने पे बांग्लादेश है और ऐसे देशों से हमें इमिग्रेंट लेबर को इन्वाइट करना पड़ेगा। तो अमेरिका का डोमिनेशन बढ़ेगा, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन इसकी वजह से बढ़ेगा, लीगल इलीगल जो भी बोलो, बांग्लादेश या दूसरे देशों से, वो सब प्रॉब्लम ऐड होती जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम में जो फंडामेंटल रीजन क्या है, 3 फंडामेंटल रीजन व्हाई जीएसटी इज वर्स देन वेल्थ टैक्स। देखो, जीएसटी वाले हमेशा जीएसटी को एक्साइज से कंपेयर करके अपने आप को विनर डिक्लेयर कर देंगे। आप जीएसटी को वेल्थ टैक्स से कंपेयर कीजिए। ये मेरा वेल्थ टैक्स वाला वीडियो है और ये मेरा वेल्थ टैक्स का फेसबुक पोस्ट है, tinyurl.com RRP वेल्थ टैक्स। तो कंपेयर टू वेल्थ टैक्स वाई जीएसटी इज वर्स, मतलब जीएसटी क्यों वेल्थ टैक्स के मुकाबले बहुत ही खराब है, क्योंकि जीएसटी में ये 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, डबल टैक्सेशन ऑन स्मॉल ट्रेडर, ये 2 प्रॉब्लम की वजह से स्मॉल ट्रेडर खत्म होते जाते हैं और कंट्री में स्किल का, रियल वर्क एक्सपीरियंस का वैक्यूम खड़ा होता है, कंट्री की इकोनॉमी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कम मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में अभी जीएसटी नहीं है। और ये रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव टैक्सेशन में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। रिग्रेसिव इसलिए लोअर क्लास की परचेजिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं प्रपोज करूंगा कि भाई कैंसल जीएसटी, आप ये ट्वीट भेजिए और
आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे, मेरा फेसबुक प्रोफाइल है fb.com मेहता राहुल सी। तो इसको आपको ये पूरे पोस्ट मिलेंगे, इसमें ये आपको कॉपी पेस्ट करके ले सकते हो, ट्वीट ले सकते हो कि प्रिंट वेल्थ टैक्स लॉ, ये वेल्थ टैक्स का पूरा कानून जो मैंने प्रपोज किया है, मैंने इसको प्रधानमंत्री जी के वेबसाइट पे mygov.in पे मैंने अपलोड किया है। आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हो, दिखाना हो तो दिखा सकते हो किसी को। तो आप @PMO इंडिया को ट्वीट कीजिए कि कैंसल GST प्रिंट वेल्थ टैक्स लॉ। जितने ज़्यादा लोग ये ट्वीट भेजेंगे उतनी GST को कैंसिल होने की संभावना बढ़ती जाएगी, वेल्थ टैक्स आने की संभावना बढ़ती जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि GST के पीछे इतना हो हल्ला किया है तो इसको 20 साल तक झेलना है। खराब कानून है, कितना भी हो हल्ला हो, 30 जून को हो हल्ला होगा, 1 जुलाई को और धूम धड़ाके होंगे, अखबार में पूरे पेज भर भर के एडवर्टाइज आ रही है ताकि अखबार वाले ये सब चीज़ें छापे नहीं। ये एक तरह की रिश्वत दी जा रही है अखबार वालों को। ये आप GST के जो फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, उससे कोई ट्रेडर को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। उसको तो वैसे भी CA के पास जाना है, भाई अखबार में पूरा एडवर्टाइज देने की क्या ज़रूरत है। कोई एडवर्टाइजमेंट क्या मतलब, कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ के वो CA हो जाएगा? कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ के वो क्लियर हो जाएगा कि उसको क्या करना है? उसको वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना है, वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो पूरा पेज भर के एडवर्टाइज देने की ज़रूरत क्या है? वो अखबार वालों को एक तरह की पैसा दिया जा रहा है कि भाई आप GST के ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इस पर चुप रहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने हो सके उतने ज़्यादा लोगों को ये डबल टैक्सेशन ऑन स्मॉल ट्रेडर प्रॉब्लम के बारे में बताइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि इससे स्मॉल मीडियम ट्रेडर ख़त्म हो जाएंगे। और वो ख़त्म हो जाएंगे तो उससे जो स्किल एडिशन है, एक्चुअल स्किल एडिशन इन इंडस्ट्री, वो भी कम हो जाएगा और कंट्री की इकोनॉमी की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। धन्यवाद।